नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आंचल न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव पीएफआई मेंबर्स। 872 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। दिल्ली, लंदन और दुबई, जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को लिखा पत्र। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव पीएफआई मेंबर्स, इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का टारगेट, हवाला के जरिए भारत में आतंकियों तक पहुंचाया। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 2 साल से चल रही जांच में एक नए तथ्य सामने आए हैं। ईडी ने हाल ही में बताया कि पीएफआई के सिंगापुर और खाड़ी देशों में 13,000 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड जुटाने का कार्य सौंपा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएफआई ने खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव कमेटियां बनाई हैं, जिनका उद्देश्य फंड जुटाना है। ईडी के मुताबिक ये फंड विदेशों से अलग अलग बैंकिंग चैनलों और हवाला के माध्यम से भारत भेजा जाता था, जिससे इसकी ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती थी। इस धन का उपयोग पीएफआई के अधिकारियों और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। सितंबर 2022 में देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया। तब से ईडी पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही है, जिसने स्पष्ट किया है कि पीएफआई के असली उद्देश्यों में उसके संविधान में बताए गए उद्देश्यों से भिन्नता है। पीएफआई अपने आप को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन जांच में पता चला है कि इसकी असली मकसद भारत में एक इस्लामिक आंदोलन खड़ा करना है। पीएफआई ये दावा करता है कि वह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों का उपयोग करेगा, लेकिन जांच में ये पाया गया है कि पीएफआई ने फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस की आड़ में हिंसक गतिविधियों जैसे पंच, किक, चाकूबाजी और स्टिक अटैक की ट्रेनिंग दी। एनआईए, ईडी और विभिन्न राज्य पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर व्यापक छापेमारी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 दिन के भीतर 278 गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 872 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन, आतिशी सिसोदिया ने लगाया गले। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन तिहाड़ जेल में रहे, शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे जेल से रिहा हो गए। उन्हें 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल के बाहर जैन का स्वागत दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य आपके कार्यकर्ताओं ने किया। रिहाई के बाद सत्येंद्र ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आग का दरिया है, तैर के जाना है, हमें जेल जाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जनता के लिए काम करते हैं, जबकि केंद्र सरकार केवल कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने जैन को 50,000 रुपए की निजी मुचलका भरने का आदेश भी दिया। ईडी ने जैन के खिलाफ जांच 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 4 फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी का कहना था कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच आए पैसों का उपयोग चल संपत्तियां खरीदने और कृषि भूमि को खरीदने के लिए लोन अदायगी में किया गया। सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। कोर्ट में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में अपना पदभार संभाला।
उनके पहले निर्णय में यह घोषणा की गई कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। भविष्य में ये सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सैनी ने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई। सीएम ने इसके तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की। बैठक के बाद सैनी ने बताया कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान किया गया है जिसमें अनुसूचित जातियां एससी के वर्गीकरण से संबंधित मामला था। कैबिनेट ने इस फैसले को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सीएम नायब सैनी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां नए नियुक्त 13 मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि मंत्रियों को कल अपने अपने विभाग मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा सरकार का बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। एडवोकेट यशस्वी के अनुसार अभी अनुसूचित जातियां एससी के लिए 15% और अनुसूचित जातियां एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है, जिससे कुल 22.5% आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण में अब राज्य कमजोर वर्गों का कोटा तय करेगी जिनका प्रतिनिधित्व कम है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एससी और एसटी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देता है। इससे वे जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा सके कि उनका उत्थान हो सके और सरकारी नौकरियां में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। दिल्ली, लंदन और दुबई जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी। एक हफ्ते में यह विमानों को मिली 23वीं धमकी। शुक्रवार देर रात एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस की एक उड़ान में बम होने की धमकी दी गई है। विस्तारा की फ्लाइट जो दिल्ली से लंदन जा रही थी, उसको फ्रैंकफर्ट की ओर डाइवर्ट किया गया। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान जो दुबई से जयपुर आ रही थी, उसने रात 1:40 बजे इमरजेंसी लैंडिंग की है। जांच में दोनों विमानों में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पिछले एक सप्ताह में भारतीय विमानों में बम की धमकी की 23वीं घटना सामने आई है, जो सभी फर्जी साबित हुई। इस मामले के चलते केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को एयरलाइंस में एयर मार्शलों की संख्या को 2 गुना करने का निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने एविक्शन मंत्रालय से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। एविक्शन मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को संसदीय समिति को बताया कि धमकी देने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त जानकारी एकत्रित की जा रही है और ऐसे में मामलों के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी साइबर यूनिट्स को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले अकाउंट्स की ट्रैकिंग का निर्देश दिया गया है। ये पाया गया है कि अधिकांश अकाउंट्स विदेश से संचालित हो रहे हैं। इस स्थिति को लेकर एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियां सतर्क हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को लिखा पत्र। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने की लगाई गुहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को एक प्रस्ताव भेजा है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय टीम हर मैच के बाद भारत लौट सकती है और इस प्रक्रिया में पीसीबी उन्हें सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करेगी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पीसीबी ने हाल ही में बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि यदि भारतीय टीम सुरक्षा के कारण पाकिस्तान में ठहरने में असहज महसूस करती है तो वे हर मैच के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली लौट सकते हैं। पीसीबी के एक अधिकारी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। यह ऑफर इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत के अंतिम 2 मुकाबलों के बीच 1 सप्ताह का अंतराल है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने पर चर्चा की गई थी। जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। इस यात्रा के बाद पीसीबी को उम्मीदें बंधी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी टीम ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा किया था, जहां 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और
पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण मैच खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक बनाए, जबकि जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।